तो ये आवाज़ ही पता नहीं क्यों गूंज रहा है यार, मुझे लगता है सर कुछ करना पड़ेगा, माइक सही नहीं है इसका। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या था ये, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। क्योंकि सिर्फ क्षेत्र में कभी नहीं बोलूंगा, सिर्फ सिर्फ क्षेत्र कभी नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा तो विद्युत क्षेत्र बोलूंगा या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंग्लिश से यार बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आप कहीं भी जाओ ना, कुछ भी करोगे तो जनरली क्या लिखेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र हिंदी है इसका, लेकिन वो लोग ऐसे लिखता है, बहुत दुष्टा है यार, बहुत एग्जाम में बहुत दुष्टा है। इसके जगह आपको लिख देगा, ऐसे लिख देगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख देगा। अब सोचो कि पूरी एनसीईआरटी पूरी जिंदगी आपने क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र, लेकिन वहां पे एग्जाम में क्या लिखा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कहेंगे कि देखो मैं तो हिंदी में लिखा है, आप कहाँ हाई कोर्ट पे जाओगे, कैसे कर सकते हो क्या, नहीं जा सकते हो, कहेंगे यहाँ देवनागरी में लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, दुनिया बोल रही है। इसलिए कम से कम जो टॉपिक है, कम से कम जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आप पकड़ लो, उसका इंग्लिश वर्ड भी पकड़ लो, ठीक है, ताकि हम भी ऐसे देखकर तो अच्छा नहीं लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब आप पढ़ोगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी बात आज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वही बोल रहा था, समझ में आया? चैप्टर कैसे हम लोग रन करेंगे, अभी तक जो भी तरीके से आप लोग पढ़े हो पढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है, सब किया। सबसे पहला काम है किताब का दर्शन करना, ठीक है, किताब का दर्शन बहुत जरूरी है। आज यूट्यूब में और टीचर सब मिलकर आपको किताब से दूर कर रहे हैं। किताब दर्शन, किताब दर्शन के लिए आपको हम वीडियो देंगे, ठीक है, वीडियो देंगे, वीडियो में क्या रहेगा, वीडियो में हम ऐसा मतलब पीडीएफ रन कराएंगे, पीडीएफ में हेडिंग सब हेडिंग उसमें कुछ कुछ पढ़ के भी सुनाएंगे, ठीक है कि हाँ ये चीज़ है, और वहाँ पे तमाम जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द में हम ऐसे मार्कर लगाएंगे ग्रीन कलर रेड कलर, अगर बोलेंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो कुछ लिख देंगे, हिंदी में टाइप करके लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में टाइप करके लिखा हुआ है, कहीं कहीं का आपको फोटो बना हुआ है, जैसे बायोलॉजी में याद करना बड़ा कठिन होता है, सही बात है, खूब कठिन होता है यार, वर्ड याद नहीं होता है, वर्ड मतलब जानते हो ना, हमको बहुत डाउट है कि बच्चे कुछ भी शब्द नहीं समझते हैं, ठीक है, शब्दावली नहीं है, धीरे धीरे आपका हो जाएगा, गेम हो जाएगा, 2-3 महीना सुनोगे ना, बार बार एक ही चीज को सुनोगे, जैसे 100% श्योर, अरे श्योर, अब ये सब सुनते थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है, लेकिन सुनते 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 आदत हो जाएगा। जो भी कठिन शब्द है, कठिन शब्द पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या फिर क्या करेंगे, मार्कर चला देंगे, मतलब कुछ पूरा क्लिक होते हैं ग्रीन कलर से रेड कलर से, फिर बोलेंगे कि भाई इस पे कंसंट्रेट करो, इसका मतलब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए किताब नहीं पढ़ रहे थे। किताब नहीं पढ़ते क्यों हो, किताब तो तुम लोग रखना नहीं चाहते, तुम दफा थे एकदम झंझट, क्यों उसको लेके चले, सही बात है ना, लगता है ना, अगर पढ़ने भी जाओ, अरे लगता है यार, किताब पढ़ने सच्चाई बात है, किताब पढ़ने के लिए चाहिए, आप 2-4 लाइन पढ़ोगे तो ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा शब्द आ जाएगा, जैसे बायोलॉजी में भी उद्भव, उत्पत्ति, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिसका मतलब यार कभी जिंदगी में सुना नहीं। अब घर में अगर घर के फैमिली मेंबर यूज नहीं कर रहा है उस शब्द को, हमारा समाज अगर उस शब्द को यूज नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या मतलब पैदा करने से पहले सीख क्या है क्या, नहीं ना, तो हम लोग को यूज करना होगा, उस शब्द को तोड़ तोड़ कर आपको बताएंगे। पीडीएफ का जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें आपको यही दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, जो भी कठिन वर्ड है, कठिन शब्द है, कठिन शब्द का मतलब बता देंगे, एकदम बिल्कुल भोजपुरी शब्द कहने का मतलब भोजपुरी इन क्या है, हम लोग घर परिवार में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी जाएंगे तब भी जो है उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, जो भी घर परिवार में यूज कर रहे हैं उससे वैसा शब्दावली को यूज करके आपको बता सकते, ठीक। दूसरी चीज है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताऊंगा कि हाँ आपके ये किताब में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का डेफिनेशन कोई जिंदगी में पूछने वाला नहीं है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है कोई बता नहीं पाए, ठीक है, राइट होगा तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन 100% सही होगी नहीं होगा, किसी ने नहीं लिखा, इरिडो का एक बुक आता है, हाई लेवल का बुक आता है, उसने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र पूछेगा कि नहीं पूछेगा,
आज ये 100% पूछेगा, आप उठा के देखो फिर से आपका बोर्ड में भी आपका डायरेक्ट पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परिभाषा विद्युत क्षेत्र। तो ऐसे जो विद्युत क्षेत्र है इसके हम हाईलाइट कर देंगे, मार्किंग कर देंगे, ठीक है। फिगर की बात कर रहे हैं, तो फोटो हमको याद करना है, फोटो भी याद करना है। फोटो कैसे याद होगा, जैसे मान लेते हैं कि मान लो कैसे बायोलॉजी में बना हुआ था, जैसे फोटो बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा किसे जैसा दिख रहा है? चप्पल के जैसा कौन सा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सूक्ष्म जीव होता है? अरे बायोलॉजी में पढ़ेगा, 9th क्लास में था और इधर आपका 11th 12th में था। पैरामीशियम, अब देखो तुम्हारे माइंड क्लिक है किया, पैरामीशियम है, ठीक है। तो अब ऐसा करते क्या है एनसीईआरटी वाले, ढेर सारे फोटो बना रहे हैं, ऐसा बना देंगे, एक और बना देगा ये भी लिखा, इसके बाद यहाँ लिखेगा कि हाँ चित्र, छोटा सा लिखेगा चित्र 1A, ए में लिखेगा अमीबा, ऐसा छोटा सा लिखेगा अमीबा, और बी में लिखेगा क्या? पैरामीशियम, पैरामीशियम। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं तो पैरामीशियम ऐसा लिखिएगा। मैंने कहा कि नहीं, आपका जब एक किताब दर्शन की बात चल रही है तो किताब दर्शन का आपको करना क्या है, एक तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे को हाईलाइट करो, कहीं पे अंडरलाइन करो, ठीक है। और चित्र में जब जाओगे, फिगर में जब जाओगे तो फिगर को करना क्या है, कुछ नहीं है, पहले तो बुक अपना होना चाहिए, अपनी संपत्ति होनी चाहिए। बुक किसी संपत्ति, गवर्नमेंट है एकदम अपनी संपत्ति, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने छोटे भाई बहन को देते मत दीजिए किसी शख्स से, ठीक है। ये अमीबा जो है तो यहाँ पे ऐसा ढीला मारो, बड़ा सा लिख दो अमीबा, अपने हैंडराइटिंग अमीबा, अपनी हैंडराइटिंग में बड़ा बड़ा लिखो, यहाँ पे लिखो ऐसे, इसको बनाओ, दूसरे कलर पेन से तुम लिखो दो, ठीक है। क्या लिखो? पैरामीशियम, पैरामीशियम। स्पेलिंग थोड़ा गलती रहेगा, हिंदी के दो जगह गलती रहता है, वो भी याद रखना। साइंस टीचर उतना देख के नहीं समझता है कैसे लिखना, हर सी वर्ड करती होगा, हिंदी पढ़ाई में करती है, पता नहीं, ठीक है। ओनली साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए सब कोई मायने नहीं, उतना ध्यान रखना, कंप्रोमाइज करना, रखिए सब, ठीक है। इससे क्या होगा जानते हो, जब आपने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया उस किताब में, अभी हम आपको अपना पढ़ा हुआ किताब दे दूंगा, किताब को कहोगे कि सर दुगना पैसा दे रहा हूँ, तो ठीक है, मैं बोलूँगा कभी नहीं दूंगा, दुगना 10 गुना पैसा तो मेरे दूंगा, ठीक है। जो किताब मैंने पढ़ लिया, मैंने उसमें कुछ कुछ लिख दिया, कहीं पे फोटो बना दिया, कुछ भी कर दिया, वो किताब आप किसी भी हाल में हमसे नहीं ले सकते, मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, इस कंडीशन में आपको दे सकते हैं 2 दिन के लिए देखते जाओ, और 2 दिन के बाद तीसरे दिन हमको रिटर्न कर देना, चाहे हम उसको पढ़े ना पढ़े, हमारे पास होना चाहिए। तब हमारे तुम लोग सर नहीं कह रहे, हमारे रूम में जाके किताब होता है मेरे हो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ बुक ही बुक है, ठीक है। जबकि कई बड़ा बुक अलग रखा हुआ है, फिर भी जो रोज रेगुलर में चल रहा है उसको यहाँ से लेकर वहाँ खाली बुक दिखेगा, ठीक है। मतलब मेरा रूम भी एक तरह से छोटा सा लाइब्रेरी है, ठीक है। वो हमारी जिंदगी है, पूरे महीने भर उसमें पैक करके रख सकते हैं। किताबों से प्रेम होना चाहिए आप स्टूडेंट हैं तो। अब इसमें हम क्या कर दिए, अमीबा लिख दिए, जब भी बना पलटोगे तो क्या लिखोगे, देखोगे अमीबा, अब अमीबा का जैसे फोटो बन गया, क्या देखोगे, पैरामीशियम, पैरामीशियम का क्या होगा, फोटो बन गया, एनसीईआरटी इतना एक बार हो जाए, क्यों भैया इतने छोटे छोटे देखेंगे यार, आंख में वर्क नहीं रहा है, बोलो, आंख में दिखना चाहिए ना, जितना बड़ा चीज उतना आंख में अच्छा लगता है, जितना सुंदर चीज उतना अच्छा लगता है। अब तुम लोग लड़की तो और बढ़िया है, कहीं पेन चलाओगे, खूब सुंदर सुंदर मोबाइल एकदम सुंदर सुंदर पैरामीशियम नहीं, ठीक है। जितना सुंदर दिखोगे उतना मजा आएगा, बोलो ये सर बोलो गुड। ये किताब दर्शन में लोग कितना काम करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट है उसको, जितना डिफिकल्ट टर्म है टर्मिनोलॉजी बता देंगे, देखो टर्मिनोलॉजी जान है लोग नहीं समझता, टर्मिनोलॉजी का क्या होता है, टर्म पद, छोटे छोटे जो पद है शब्द है उसकी क्या चीज टर्मिनोलॉजी, तो वो टर्मिनोलॉजी बता देंगे, थोड़ा दर्शन करा देंगे किताब को, फोटो बना, अभी फोटो हालांकि 11th 12th में उतना मजेदार फोटो नहीं है, 9th 10th में था मजा आ जाता,
फोटो सिर्फ आपको बता दें, कोई चैप्टर ना पढ़ा है, सिर्फ फोटो बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि इस फोटो आपको ये कह रहा है, आपको देख के लगा कि यार हम कहाँ कौन सी दुनिया में रह रहे थे, क्यों जिए जा रहे थे, जीना ही नहीं था, इस फोटो को देखना था हमें, ठीक है, ऐसा फीलिंग आएगा। फोटो के माध्यम से भी एनसीईआरटी आपको क्या कह रही है कि पूरा चैप्टर के ऊपर जाना, पूरी चैप्टर जानता हूँ फोटो के माध्यम से, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं कि फोटो देखा जाए, गलत बोला क्या? एक लेयर आपको क्या करेंगे, किताब दर्शन या कोई यूट्यूब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से काम करेंगे। ये मैं भी शायद या तो यहाँ शूट करेंगे या फिर अपने घर पे ही करेंगे, ठीक है, मतलब उसमें शूट किया अगर फोटो हमारा दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा तो छोटा सा दिखाई देगा, बस ऐसे सबूत के लिए हाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज आपको पीडीएफ दिखाई। पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज, एक चैप्टर को खत्म करने के लिए इतना काम करने वाले हैं, किताब दर्शन। दूसरा माइंड मैप को तो जानते हो, हर एक चैप्टर का एक फ्लो है, ठीक है, हर एक चैप्टर का फ्लो है कि इस तरह से रन करेगा लेक्चर, ऐसे ऐसे जाते जाते चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। जैसे कोई चैप्टर का नाम हो जो 11th में तुम लोग पढ़े हो, बोलो। कोई एक चैप्टर का नाम पढ़ो, सोचो यार, कोई एक चैप्टर का नाम पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी एक चैप्टर पढ़ो, बस बोलो। परमाणु एवं अणु, चलो ठीक है, परमाणु एवं अणु यही है ना, परमाणु, परमाणु एवं अणु, चैप्टर का नाम तो खैर नहीं है, परमाणु एवं अणु एक चैप्टर का नाम नहीं है। और तो यार तुम्हारा नाइन्थ में चलेगा, 11 की बात नहीं कर रहा, 11 की देखी नहीं यार, किताब भी देखी नहीं हो, कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, 12 है क्या मेरे सब 10 का है, 10 में पढ़े थे, बोर्ड एग्जाम देना था इसलिए याद है। अरे अब एक बोलते रहो, चलो हमें कहा कि परमाणु एवं अणु, ठीक है, अगर हम इसका चैप्टर की बात करें तो परमाणु की संरचना है, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु की संरचना। अब आप देखिए इसका माइंड मैप कैसे है हमारे पास, परमाणु की संरचना से। माइंड मैप का मतलब होता है कि मस्तिष्क में हमने कैसे उसको स्टोर करके रखा है, ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम उसी सीक्वेंस में बाहर निकालेंगे और दूसरे को समझा देंगे, आपको मस्तिष्क से फिल कर देंगे। माइंड मैप का ये मतलब है, जैसे अगर मैप बना तो यहाँ से तुम गढ़वा जा, गढ़वा से लेफ्ट लेना, फिर लेफ्ट के राइट जाना, तो वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वैसी तरह से हर एक चैप्टर का माइंड मैप, परमाणु की संरचना में पढ़ना बहुत कुछ है, फिर भी एक बार देखो कि मैं कैसे उसको स्टोर कर सकता हूँ, माइंड मैप। पहले परमाणु का खोज होगा, ठीक है, परमाणु खोज होगा, कौन करेगा, डाल्टन। क्या डाल्टन पहली बात किया था कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में भी बहुत पहले लोग जो कि परमाणु का जिक्र किए थे, ठीक है, वो एनसीईआरटी मंदाई से था, लेकिन भाई उन लोग उतना रिसर्च नहीं किया था, साइंटिफिक तरीके से नहीं काम किया था, इसलिए डाल्टन की बात करते हैं। चलो ठीक है, डाल्टन की, डाल्टन ने कहा कि टूटेगा नहीं, परमाणु क्या होगा, टूटेगा नहीं। आगे जैसे थॉमसन साहब, ठीक है, जैसे थॉमसन कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टूटेगा। उन्होंने वाटर मिलन को कॉन्सेप्ट दिया, वाटर मिलन का मतलब होता है तरबूज, तो तरबूज का मॉडल पहला कौन आया, डाल्टन, डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत, दूसरा आएगा थॉमसन। अब थॉमसन की जगह पे आपने पढ़ा था थॉमसन, ठीक है, तो उतना आप कंप्रोमाइज कीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। थॉमसन उसको इंग्लिश में थॉमसन बोलते हैं, आपका हिंदी वाला बुक में ऐसा कुछ थॉमसन करके लिखा हुआ, थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, ठीक है। एक तरबूज का मॉडल देते हैं, ऐसा मॉडल तरबूज का मॉडल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गए साहब रदरफोर्ड, 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 रदरफोर्ड आया तो रदरफोर्ड बोलते हैं कि सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेता है। अब सोलर सिस्टम समस्या, सौर तंत्र, ठीक है, सौर तंत्र मतलब कि जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहें चक्कर काट रही हैं, ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर एक छोटी सी पॉइंट है नाभिक, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बनता है और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है? इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड किसका कहेगा? सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल बोले। रदरफोर्ड साहब कुछ गलती कर रहे थे, उनके एक स्टूडेंट था, रदरफोर्ड का स्टूडेंट, नाम था बोर्स। नाम था क्या? बोर्स। अब आपने हिंदी में कहा बोहर, ठीक है, लेकिन उसको बोर्स, बोर। तो बोर्स साहब आए, अपना मॉडल दिए, बोर का मॉडल आया, बोर्स मॉडल, ऐसे बोर ही लिखता है, बोर का मॉडल, ठीक है। बोर का मॉडल जब हम इसे समझेंगे कि इसका इसका जितना भी जेनेरिक होगा, जितना भी गलत बातें होंगी, वो उसको जाकर क्या करेगा? सही कर देगा, ठीक है। बोर का मॉडल आएगा, बोर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। कुछ कुछ तक बातें एकदम सही जाएंगी, बहुत हद तक बातें सही निकलेंगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो टर्म एंड कंडीशन लगाते लगाते बोर्ड का मॉडल भी लड़खड़ाने लगेगा, बोर्ड का मॉडल भी फेल हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड का मॉडल फेल होगा तब क्या है? तब आ जाएंगे आधुनिक मॉडल ऑफ परमाणु संरचना, मतलब कि मॉडल कौन से था? एटॉमिक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम, उसको क्या कहेंगे? परमाणु संरचना की आधुनिक मॉडल, ठीक है। परमाणु परमाणु संरचना संरचना की आधुनिक मॉडल, आधुनिक मॉडल। और आधुनिक मॉडल में आपको क्या पढ़ाना था? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब कि क्वांटम यांत्रिकी, आपका हिंदी मीडियम में लिखा हुआ क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स जो बोलते हैं इंग्लिश में, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें क्वांटम नंबर निकालने को बोला जाता है, जो कि आपको 11th में 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया। क्वांटम मैकेनिक्स आपको समझ में नहीं आया, बोलो ये सब समझ में आया? अरे क्वांटम नंबर निकालने सीख गए क्या तुमसे? नहीं, कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले, स्कूल वाले तो कोई सिखा ही नहीं पाता है, ठीक है। और सिर्फ आपके साथ ऐसा समस्या नहीं है कि आप उसमें से मतलब गधों में से तीन थे तो किसी और को समझ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं समझ पाएगा, या कुछ जो तीसरा है बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा, ऐसा मानते नहीं मानते हो, ठीक है। अगर जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा ठीक है, अदरवाइज ये मतलब ऐसे तो लोग रिस्क उठा देंगे। परमाणु संरचना की आधुनिक मॉडल में आपको पढ़ना क्या है? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर निकालना सीखना है। इसमें 4 क्वांटम नंबर हैं, एक है एन, मुख्य क्वांटम नंबर, दूसरा क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर एल, तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, और स्पिन क्वांटम नंबर एस। अब आपको लगा होगा सर अंग्रेजी बोला, अरे उसका हिंदी भी अंग्रेजी है, सब वैसे ही है, इसको बोलेगा एजीमुथ। अब एजीमुथ हिंदी उसका कुछ है ही नहीं है, एजीमुथ ही है, ठीक है। या फिर इसको बोलेगा कोण, ठीक है, इसको प्रिंसिपल या फिर मुख्य, ठीक है। मैग्नेटिक या फिर इसको चुंबकीय, स्पिन, स्पिन को बोलता है चक्र, ठीक है। ये 4 क्वांटम नंबर आपको निकालने को बोलता है। अगर हम इतनी बातें समझ में आ गए तो बहुत परमाणु की संरचना खत्म हो गई। ये हमारा माइंड में था कि डाल्टन को पढ़ेंगे, थॉमसन का ट्रिपल मॉडल देख लेंगे 1 मिनट में, रदरफोर्ड 2 मिनट लगेगा, बोर्स मॉडल फिर से 2-3 मिनट लगेगा, और परमाणु मॉडल कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो ये हम इतना चीज करेंगे कि हमारा परमाणु संरचना, परमाणु का आधुनिक मॉडल जो भी करो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया? अब इतना चीज करने के लिए क्या अभी 5 मिनट बोले तो उतना पर्याप्त है क्या? नहीं, बहुत बार आपको रिपीट करना होगा ऐसा, तब जाकर ये माइंड में बनेगा। कोई भी आप चैप्टर को हो गए, मैं उसका एक सिनॉप्सिस बता दूंगा, यहाँ ऐसे 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 रन करो, ऐसे ऐसे चलो, इसमें से 2 पार्ट निकलेगा, इसमें से 2 पार्ट निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करोगे, ये न्यूमेरिकल करोगे, फिर ऐसा करोगे, यहाँ पे रेडिएशन है, ऐसा करो, चैप्टर खत्म। अब क्लियर हो रहा है? और ये सब हमारे स्टूडेंट करते आए हैं, उनकी बस समस्या है कि पेशेंस। जैसे कल देखो, कल पार्टी चला तो छुट्टी में नहीं, ऐसा छुट्टी करने वाला बच्चे नहीं चाहिए, एकदम रेगुलर बने हो तब मजा आएगा। दूसरा पॉइंट क्या था? एक चीज किताब दर्शन
वीडियो के माध्यम से। दूसरा चीज क्या कराएंगे, दूसरा चीज कराएंगे कि आपको एक माइंड मैप लिखने को दूंगा। माइंड मैप लिखो या माइंड मैप समझाओ। माइंड मैप, ठीक है, माइंड मैप। ये माइंड मैप आपको, इसमें लिखा ना परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में से लिख कर दिया। इसमें हालांकि पार्ट नहीं किया, मैं ऐसे फिगर नहीं बनाया, बनाना चाहिए था, तो वो सब फिगर बनाने के लिए आपको देंगे, ठीक है, आप पहले से बनाते हो। इसके बाद तीसरे पॉइंट में एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल डिस्कशन। डिटेल लिखने के बाद कितना आएगा, विस्तृत क्या चीज डिस्कशन करें तो विस्तृत चर्चा ले लेता हूँ, चर्चा, ठीक है, मतलब कि असली यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, फोर्थ लेयर में करेंगे जो भी क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आप लोग करते हो नहीं, आपसे कराया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको हम काम देंगे होमवर्क ग्रुप में, ठीक है, होमवर्क ग्रुप में काम देंगे। मतलब कि आप लोग बस अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको आंसर और क्वेश्चन से बता देंगे, ठीक है। एक चीज में छूट रहा है, अगर आप 12th के हैं, बोर्ड का एग्जाम देना है, बोर्ड ऑफ सीरीज देना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में, पहले साल में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे यही पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा हम चीज लिखने में दिक्कत होता है ना, इतना बहुत दिक्कत होता है, धीरे धीरे हिट हो जाएगा, बहुत कम ही लिखूंगा, एकदम नहीं पढ़ा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइंड मैप, विस्तृत चर्चा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज या इसको क्या लिखोगे, अभ्यास, ठीक है। नंबरिंग किसे डाल देते हैं, A3, A4, A5। तो एक चैप्टर को खत्म करने का कितना काम करना होगा, इसको लिखो। एक चैप्टर को खत्म करने के लिए हम कम से कम 5 राउंड घूमेंगे, तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा। बोलो कि चैप्टर याद हो जाएंगे या नहीं होंगे, एकदम हो जाएगा यार। एक चैप्टर के लिए हम 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने में हम कितने दिन पढ़ेंगे, तकरीबन 8 दिन पढ़ेंगे, 8 क्लास। और 8 क्लास का मतलब कितना हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा की क्लास चलेगा, जी नहीं। अगर हमारा ट्रेन लेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, 3-3 घंटे की क्लास करेंगे, लेकिन हमको टाइमली पहुंचना है, बात समझे। अगर 1 घंटे में काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे से काम हो रहा है तो 2 घंटे पढ़ो। और मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक लेकर आइए और किताब लेकर आइए, बस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक चैप्टर खत्म करने के लिए हम 5 स्टेज को क्रॉस करेंगे, 5 लेयर को पढ़ेंगे। पहला लेयर किताब का दर्शन, किताब को आप जानो, ठीक है, एकदम टीचर के भरोसे मत जिंदगी बिताओ, ठीक है। किताब जो सिखाएगा वो टीचर नहीं सिखा सकता है, जो टीचर सिखाएगा वो किताब नहीं सिखा सकता है, ठीक है। दोनों की जरूरत है। अगर आप सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो दोनों चीजों को लेकर चलें। टीचर बोल के आपको समझा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज को आपके माइंड में सेट करा रहा है, लेकिन एग्जाम में टीचर जाएगा बोलने, क्या नहीं, एग्जाम में जाते हो समस्या क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता है। अगर वही टीचर समझा देता तो आप आंसर बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। और खास करके अगर वही टीचर जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो टीचर समझा दे तो मजा ही आ जाता है, हो जाते हैं यार, नहीं हो जाते। लेकिन वहाँ क्वेश्चन पेपर बोल रहा है, क्वेश्चन पेपर तो बोलता नहीं है, ठीक है, सिर्फ आंखों से दिखता है। वो समस्या का समाधान करने के लिए किताब दर्शन होना जरूरी है। आप खुद भी पढ़िए, हम भी आपको पढ़ने में हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोज ढूंढकर 10 साल का कम से कम हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखो, अपने कॉपी में लिखो, सिर्फ क्वेश्चन ही लिख लो, उतना ही बहुत है, आंसर छोड़ो, आंसर देखा जाएगा बाद में। ये सब पढ़ते पढ़ते आंसर खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा सामने। क्वेश्चन तो सेट हो जाए माइंड में कि क्या चल रहा है। इसके बाद माइंड में एक सिनोप्सिस तैयार कीजिए, माइंड मैप तैयार कीजिए कि मस्तिष्क में हमको कैसे रखना है। इसके बाद विस्तृत चर्चा उस चैप्टर पे, और लास्ट है एक्सरसाइज,
जो कुछ आप करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आपको हम हेल्प करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। मतलब कम पढ़ने वाले बंदे हो इसको छोड़ दो, और अगर टारगेट लेके चले हो कुछ अच्छा करना है तो इसको भी लेके चलो। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब कहानी बताने में बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बोर्ड स्लॉट ये बोरिंग है। ठीक है, चलो कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया? इसके पहले बात किए थे विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, धनात्मक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का कमी है। ऋणात्मक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, क्या आवेश की वजह से द्रव्यमान में चेंज होता है? द्रव्यमान मास में क्या कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है, एकदम 110% होता है। अगर किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया तो बोलो कि पॉजिटिव चार्ज चढ़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? अरे सब लोग खड़े हो जाओ यार। पॉजिटिव चार्ज अगर चल रहा है, मान लो कि एक बॉडी है, इसका मास द्रव्यमान कितना है? m। द्रव्यमान कितना है? m। अब इसी पर हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज चढ़ा दिया। ऐसा बोलो कि इसका मान लो कि कितना है? मान लो 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम का है तो इसका वजन 10 ग्राम से कम होगा या ज्यादा? कम होगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर भाग गया। ठीक है, तो 10 ग्राम से कम होगा, कहने का मतलब कि लेस देन 10 ग्राम। अब ये बात नहीं समझ में आता होगा, लेस देन इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, क्यों नहीं समझ में आता है ना? अगर मैं ये कहूँ कि m इज लेस देन 10 ग्राम, मतलब समझ में आया कि 10 ग्राम से छोटा। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि यही बॉडी है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज मैंने चढ़ा दिया और इसके लिए m इक्वल टू लिख रहा हूँ इज ग्रेटर देन 10 ग्राम। बात क्लियर हुआ? ये हमेशा याद रहेगा, ये कम वाला है, ये ज्यादा वाला है। इसका मुंह देखो, बड़ा मुंह खुला है। ठीक है, बड़ा मुंह इधर खुला हो मतलब कि m बड़ा हो गया, m के तरफ छोटा है मतलब कि m छोटा हो। ठीक है, ये तो बता पा रहे हैं। आवेश में भी द्रव्यमान होता है। ठीक है, दूसरी चीज है आवेश का गुण देखे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस। कॉपी बंद हो गया तब हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस वो मुख्य रूप से 3 गुण थे। आवेश का मुख्य रूप से 3 गुण थे। वो लोग कौन नहीं बोलना चाहेगा 3 गुण? बताएं, तुम मत बताओ। कौन लोग बोलना नहीं चाहता है? 3 गुण कौन कौन बताया? 3 गुण कोई नहीं? आवेश का संरचना, आवेश का योगात्मक, आवेश में कोई दिक्कत। ठीक है, तुम बताओ। आवेश का योगात्मक, आवेश का संरक्षण, आवेश क्वांटिकृत। यस, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आपका पेपर में छप चुका है, मैं लिख कर दे सकता हूँ बॉन्ड करके। ठीक है, लगभग हर साल पूछते हैं, हर साल लगभग पूछते हैं, चाहे 1 नंबर वाले पूछे चाहे 2 नंबर वाले पूछे, चाहे फिर 3 नंबर वाले में ही पूछ देंगे, बोल देंगे आपसे 3 नंबर वाले में, मतलब 2-3 नंबर वाले में भाई आवेशों का क्वांटीकरण का क्या मतलब समझते हो? समझाओ। आवेश संरक्षित होता है, इसका क्या मतलब समझते हो? समझाओ। आवेश योगात्मक होता है, इसका क्या मतलब समझते हो? समझाओ। अगर 1 नंबर में पूछेगा ऐसे कहेगा कि आवेश क्या रहता है, फिर इन तक लाइन क्वांटिकृत रहते हैं, योगात्मक होते हैं, ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निकल गया। आवेश की प्रॉपर्टी गुण में हम लोगों ने सीखा 3 महत्वपूर्ण, उसके अलावा हमने देखा कि उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, और वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। बोलो कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? पॉजिटिव धनात्मक
धनात्मक और धनात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? 100% जो और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। एकदम एकदम जुल्लू वाला चीज है, ठीक है, एकदम याद रखना चाहिए। सही बात है, एकदम सही है। तो आवेश का हमने क्या सीख लिया? गुण, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। इसके अलावा बहुत कुछ होता है, हालांकि अभी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद क्या टॉपिक लेकर चले थे हम लोग? एक टॉपिक है क्वांटीकृत या क्वांटीकरण, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिटेल अंदर घुस के हम लोग देखते हैं कि और क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होता है? क्वांटीकरण का मतलब कौन समझाएगा? आवेश क्वांटीकृत होते हैं, या हम यूं कहेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ द चार्ज मींस व्हाट इज मीन बाय क्वांटिनाइजेशन ऑफ द चार्ज। आप इंग्लिश सुनने का हैबिट डालो, ग्रेजुएशन में अगर कहीं भी जाओगे साइंस साइड से पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि एनम तेनम कहीं कुछ लिखोगे ना, वो भी इंग्लिश में पढ़ना है। कोई फॉर्म भरने जाओगे तो भी इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो आप नफरत प्यार को जगाइए, किसके प्रति? इंग्लिश के प्रति, ठीक है। एकदम मोहब्बत होना चाहिए, इसमें चलते रहना चाहिए। क्या मैं बोल रहा था? क्वांटीकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? मैंने एग्जांपल दिया था फिंगर, ठीक है। फिंगर एकदम याद रखिए, माइंड में सेट हो जाएगा। फिंगर, एक फिंगर यहाँ पर है, दूसरा फिंगर यहाँ पर है। हमारी इच्छा थी एक फिंगर यहाँ पर मिल जाए, अरे कहाँ चल रहा है यार? एक फिंगर यहाँ है, दूसरा फिंगर यहाँ है, बीच में कोई फिंगर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फिंगर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फिंगर, यहाँ से यहाँ तक कोई फिंगर, यहाँ से यहाँ कोई, मतलब एक फिंगर होगा, इसके बाद सीधे जाएगा तो दो फिंगर होगा। 1.5 हो सकता है क्या? नहीं। 1.5 फिंगर हो सकता है? नहीं। दो के बाद सीधे 3 होगा, लेकिन 2.5 हो सकता है क्या? नहीं। यही है क्वांटीकरण। यही क्या चीज है? क्वांटीकरण, क्वांटीकरण ऑफ आवेश या आवेशों का क्वांटीकरण। कहने का मतलब ये होगा, देखो ये लास्ट तक नहीं समझ में आएगा, और आपका क्लास हो गया है ना, क्वांटीकरण का मतलब तब भी नहीं समझ में आएगा। अब मैं जानता हूँ कल मैं बताया तब भी नहीं समझ में आया। क्वांटीकरण का मतलब कल मैं पढ़ाया था तब भी नहीं समझ में आया, 100% तो नहीं समझ में आया। एक बार तो समझ में आता है, सही बात बोल रहा हूँ। तो क्वांटीकरण का मतलब है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक में रहेगा। मतलब मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी का मतलब हम लोग वाला बॉडी नहीं, यहाँ पे बॉडी का मतलब कोई वस्तु होता है, ठीक है। एक बॉडी है, इसमें हमको क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज लाना है। इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना, बोलो क्या करें? इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज लाना है, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव चार्ज लाना है, बोलो हमें क्या करना है? प्रैक्टिकली सोच कर देखो क्या करना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर फेंकना हो, सही बात है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचकर हमें बाहर फेंकना हो। तो देखते हैं, मान लो कि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बदले में यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा, मान लेते हैं। इसके बाद क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन को करोगे, कितना जाएगा? 2। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। यही क्वांटीकरण। चार्ज जहां कहीं भी रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के गुणक में ही रहेगा, पूर्ण गुणक। या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 कर दिए तो 3, 4 कर दिए तो 4, और 5 किए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो 10 पॉजिटिव चार्ज आता है। आप समझे? अब क्लियर हुआ? किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु पर चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में होगा, पूर्ण गुणक के रूप में होगा। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन होगा प्लस माइनस, या तो प्लस इलेक्ट्रॉन आए या फिर माइनस इलेक्ट्रॉन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्लस, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो माइनस। प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन,
यही सारा चीज डॉट 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 आगे बढ़ते चलता है। लेकिन कभी भी प्लस माइनस 1.5 होगा क्या? नहीं होगा। इसको ऐसे घेरा मार के काटो तो कि नहीं ये चीज नहीं है, ये क्वांटीकरण नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम आवेश का क्वांटीकरण करा भी नहीं कर पाते। क्लियर है? करा भी नहीं कर पाते कि 1.5 मतलब क्वांटीकरण का। अगर मान लो कि मेरा फिंगर है, ठीक है, ये दोनों फिंगर चिपका हुआ होता है फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही दोनों फिंगर चिपका हुआ होता है। हमने कहा था कि हमारे पांचों फिंगर क्वांटीकृत है, अलग अलग है। देखो यहाँ चिपक गया, पहले से चिपका हुआ है, तो हम कहते हैं कि नहीं क्वांटीकृत नहीं है। हमारा पांचों अलग है, सबका भी अलग अलग है, मतलब क्वांटीकृत। अब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं काय तरह के है कि नहीं है। एक क्वांटीकृत है, क्लियर है? एक क्वांटीकृत का मतलब, ठीक है। अब जो कल लिखा हुआ था क्वांटीकरण का मतलब डिफिनेशन लिखवाए हुए थे, तो उसको बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। संरक्षण का मतलब समझ पा रहे हैं? आवेश को नहीं पैदा किया जा सकता और नहीं विनाश किया जा सकता है। वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के जैसा ही है और ऊर्जा संरक्षण के नियम के जैसा ही है। तो कोई डाउट इसमें था नहीं? तुमको कुछ बात समझ में आया? हां, थोड़ा कम आया, थोड़ा कम आया। नहीं पढ़े होने इसलिए इससे ऐसे ही होता है। लेकिन थोड़ा रोज रोज आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छा करो। मतलब एक जुनून होना चाहिए, जुनून से होना चाहिए, हम करेंगे। 3 गुण में एक योगात्मक, योगात्मक का मतलब कौन बताएगा? आवेश योगात्मक होते हैं या आवेश का गुण जो है योगात्मक होता है, बोलो कौन इसको समझेगा? आवेश के 3 गुण तुम लोगों ने बोला। नंबर 1 योगात्मक, नंबर 2 संरक्षित होते हैं, नंबर 3 क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत होते हैं ना। अब बताओ कि योगात्मक का क्या मतलब है? हाँ, जोड़ सकते हैं, बस मतलब साधारण बीजगणित से हम जोड़ सकते हैं। अगर किसी भी मान लो कि किसी एक डिब्बे है, कोई बाल्टी है ऐसा, अगर इसमें हम +5 कूलम चार्ज डालते हैं और +12 कूलम डालते हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 12 दोनों कितना है? 17 कूलम होंगे। यही आंसर होगी। बात क्लियर हुआ? योगात्मक पे यही मतलब है। जब आपसे 2 नंबर पूछेगा कि योगात्मक प्रकृति को समझाया तो क्या करोगे? जो हमने लिखवाया है योगात्मक उसको कुछ ना कुछ लिख दो और ये 2 उदाहरण उठा के डाल दो और 2 नंबर मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर मिल पूरा नंबर मिल जाएगा। संरक्षण का मतलब क्या है? समाप्त कर ही नहीं सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते, मतलब कि वो रहेगा, जिंदा रहेगा। आवेश चाहे यहाँ से वहाँ कर दे लेकिन वो रहेगा, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। और क्वांटीकरण का मतलब समझेंगे कि जब भी कोई आवेश कहीं पे पैदा कर रहे हो आप, मतलब क्रिएट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणक नहीं है। पूर्ण गुणक मतलब कि 1 2 3 ये 1.5 1.75 2.5 ऐसा कब नहीं होगा? ये 100% सुनना है। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आगे बढ़ जाए। गुड। जाने अब तो कुछ लिखे तुम लोग, ये सब्जेक्ट डिवीजन था। ये सब ऐसे सुनने का क्या तुम लोग का हैबिट नहीं है। तुम लोग को मतलब सिखाया गया है 12 साल से 11 साल से, भाई आया टीचर लो धुआंधार लिखना शुरू कर दो, क्यों लो धुआंधार लिखना शुरू कर दो। आपका जिम्मेदारी होता है कभी लाइफ में उसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, याद करेंगे नहीं, क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी बहुत अधिक चीज सुनो और बहुत थोड़ा सा लिखो और बहुत चीज स्टोर कर लो तो है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। हिंदी में कूलम, अंग्रेजी वाले बोलते हैं कूलम, ठीक है। तो कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो माइनस चार्ज रखोगे नहीं रखोगे? अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस चार्ज रखोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है भाई? -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कोई शक संदेह? अरे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कोई शक संदेह है इसमें? नहीं है।
ये आपको फिल इन द ब्लैंक या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे कंप्लीट तो पेपर सेट होता है ना जो कि पूर्ण रूप से गधा है। ठीक है, बस किसी तरह से आ गए पेपर देने उनके लिए भी जाता है 2%, ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि क्या यूनिट की बात जानते हो ये करेंगे। अगर 2 रुपए का 5 आम तो 5 रुपए में कितने आम निकाल सकते हो, निकालो, क्वेश्चन दे देता हूँ एकदम लिखो। 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए का 5 आम, 5 आम तो 5 रुपए का कितने, 5 रुपए का कितने आम। याद रखिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ आम वाला पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री, तो मैं इसको रन कराऊंगा पूरे फिजिक्स और पूरे केमिस्ट्री में, इस फार्मूले को मैं रन कराऊंगा, आंख बंद करके सारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरा का पूरा। ठीक है, जो कभी भी न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो जानते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होता है। इकाई यूनिट में होता है 2 रुपए का 5 आम तो 5 रुपए का कितने आम निकाल के देखो क्या आ रहा है। नहीं आ रहा ना, सोचो यार 12th के बच्चे हो, एक क्लास में पढ़ाया गया है सब, इसको क्या बोलते हैं, इकाई रूल, इकाई का नियम पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, इकाई के नियम। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे घर में मोबाइल है क्यों भाई, रेशमी, रेशमा नाम क्या है भाई, नाम हमको याद नहीं होता है, समझ गए, वो इतना टॉपिक मेरे को दिमाग में याद है कि किसी का नाम याद नहीं है, इसलिए सॉरी, पहले रेशमा नाम है ना। हाँ, तो तुम्हारे घर में मोबाइल है ना, घर में मोबाइल नहीं है, कैसे होगा मोबाइल का प्रॉब्लम। ठीक है, मोबाइल कभी यूज करते हो कि नहीं, मतलब किसी किसी का लेकर यूज करते हो ना, कोई बात नहीं। अब मेरा पहले तो अभी जहाँ से वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो बताया ना कि किताब दर्शन हो गया, फिर इधर एक्सरसाइज वाला हो गया, सारा काम वीडियो के माध्यम से करेंगे। अब तुम भाई हमारा मोबाइल है नहीं, पर तो कर हो गया सौ से पूरा मिल जाएगा, विद्या लक्ष्मी योजना आराम से मिला। अरे तो उसका मोबाइल कर दो यार, सबसे मोबाइल कर दो। ठीक है, वो कपड़ा पर खरीदने का जो तारीख बना है उसको हटाओ, अरे वो खरीद ले, टेंशन मत लो। अभी नहीं, एक दो हफ्ते के बाद होगा, सरकार को उतारा है। ठीक है, सरकार जी को कहेंगे नहीं, अगर देखो आज के समय में वाकई में मोबाइल फोन या टैबलेट जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट टैबलेट होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप दुनिया से अगर हो ही नहीं पाए। ठीक है, दुनिया बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, बहुत तेजी से गुजर रही है। नहीं आया किसी का, नहीं आया, कितना में हुआ है, अवार्ड पाने लग कर भूख लगा है नहीं, कुछ नहीं है, सबका 10 नहीं आ रहा है, कितना है 10, मेरा अवार्ड मिला, देखते हैं तेरा अच्छा क्या। देखो देखो कुछ नहीं जानते हो लेकिन गलत कर रहे हो। 2 रुपए का 5 मैंगो, 1 रुपए का कितना मैंगो बोलो, सब कुछ 1 रुपए पे निकालो, 1 पे निकालो, 2 का 5 मिल रहा है, 1 का कितना मिलेगा,
एकदम सिंपल सी बात है, 5/2 कर दो, 5/2। तो बोलो कि 5 का कितना, 5 रुपए का कितना, तो 5/2 गुणे क्या कर दो, जो यहाँ पे दिए हो उसको यहाँ पे कर दो 5, आया कितना 50/25 आएगा कितना 12.5। अब ये भी भागा मैंने सिखाया क्या, नहीं ना, ये कितना है यार 12.5, मतलब कि 5 रुपए का कितना मिलेगा 12.5। कैसे हो पाएगा, एकदम 100% आ गया। तो क्वेश्चन आप कराएं, इसको पहले उदाहरण से कराते हैं। इसको हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने में मैं आपको मैक्सिमम फार्मूले की जगह पे यूनिट को लगाऊंगा। सुने यार, डायरेक्ट फार्मूला की जगह पे मैक्सिमम जगह पे मैं क्या करूंगा, यही यूनिट को लगाऊंगा। एक कई क्रिया के हिंदी बोलते हैं, इसी से फार्मूला डिराइव करके लाएंगे या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिखिए, जब भी आपको लगने लगेगा ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो आप 1-2 बार इन्फॉर्म करना, उसको देखा जाएगा, तो फिर फास्ट करना। लेकिन शुरुआत में एकदम बेसिक चीज़ सीख तो, इसके बाद सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। सिलेबस तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, वो कौन सी बहुत बड़ी काबिलियत है, आपको समझ में पाना चाहिए ना। देखिए, ₹10 का 15 पेंसिल, ₹10 का 15 पेंसिल, तो ₹55 का कितना पेंसिल, इसको सॉल्व करो। निकल गया। वैसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत भी हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे पट्टे में रखे दो, सॉल्व भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, कम से कम प्रोसीजर तो जानो। तो ठीक जा रहा है, सब लोग सही जा रहा है। पहले 10 पे निकालो, इसके बाद 1 पे निकालो, फिर जितने रुपए क्वेश्चन होते हैं निकालो। ये कोई तो दिक्कत हो रहा है, ऊपर लिखने वाला है आ रहा है, वो वही के बाद वैसे मैक्सिमम जगह पे ऐसे पेंसिल रखते हैं ना, मैक्सिमम जगह ऐसे पेंसिल सिर्फ रखते हैं, किसका नहीं आया ना, 10 का 15, एक का कितना, अरे 10 को खाली नीचे कर दिया बस, 10 को सिर्फ नीचे करो, एक का मतलब 10 नीचे करो, 15 का 10 है, 15 का 15 पे 10 फिर 55 सही नहीं, ऐसे ही करो, 15 पे 10 को अब तुम्हारा सही चला, 10 का 15 है ना, तो 10 का 15 ₹55 का कितना पूछ रहा है, 15/10 गुणे 55, यहाँ तक तुम सही किए कि 15 55 में 15 550 कैसे आ गया, 15 में 55 कैसे सीखना है, ये गलत है, यहाँ तक मान सही है,
ये बताने के बाद देखो देखो समझो। और जो लोग भी वीडियो के माध्यम से अगर पढ़ रहे हो तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को भी ऐसे बैठ के सॉल्व करना है। जैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ऑफलाइन में, वैसे भी ऑनलाइन में जो वीडियो देखोगे उन लोग भी बैठ के सॉल्व करेंगे। और लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो को क्या करना है, आगे बढ़ा। टेन का 15 तो 1 टेन का 15/10 हो गया, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे 15 हो गया 55 और 55 होगा कितना, हाँ ठीक है 15 बड़े 10 में 55 तो इसको ठीक है लिखा कि 15 बटे 75 7 15 बटे 75 और 7 82 825 बटे 10 ठीक है वेरी गुड। तो बाकी हमारा बहुत नहीं है क्यों हिसाब से क्या हो गया इतना कोई नहीं कभी जिंदगी में देखोगे साफ साफ लिखा है जो उसको रिकॉल किया जा सकता है। देखो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन करना, ठीक है। 10 रुपए का 10 रुपए का कितना 15, हमने कहा कि 10 रुपए का 15 है। अब क्या करो 1 रुपए का कितना, 1 रुपए का क्या निकालो 15/10, जो इधर है उसको डिवाइड कर दो, जो इधर है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर थोड़ा सा दो बार लिख देता हूँ अच्छा लगता है, ठीक है 15 1 रुपए का कितना 15/10, हमें कितना चाहिए 55 रुपए का चाहिए। बोलो कि 55 रुपए में कितना, जब 1 रुपए में कितना हो रहा है तो 55 रुपए में जो 1 रुपए का आया ना 15/10 मल्टीप्लाई कर दे इसको, 55 से मल्टीप्लाई करो 55, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है आंसर है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो 15 × 5 = 75 5 8 में लगा कितना 7 15 × 75 और 7 75 और 5 80 और 2 82 82 बटे कितना 10 और बटे 10 रहता है तो तुम लोग इतना जानते ही हो पॉइंट बैठा है, आंसर कितना है 82.5, यही तुम्हारा आंसर है। बोलो यस और नो, आई बात समझ में 100%, ठीक है मिटा दें, अच्छा लगा। एक और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 8 रुपए का 10 ग्राम चीनी मिलता है, ठीक है। 8 रुपए का 10 ग्राम चीनी मिलता है, ठीक है। 8 रुपए का 10 ग्राम चीनी मिलता है तो हमको क्या दिक्कत है ग्राम से, अरे ग्राम तो मतलब जानते हैं 1 केजी ग्राम 1 किलो 200 ग्राम से जानते हो, अरे भाई ठीक है। 8 रुपए का 10 ग्राम चीनी, तो चीनी कैसे खरीदते हैं 1 किलो खरीदते हो 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम वही ग्राम है किसी, ठीक है। 8 रुपए का 10 ग्राम चीनी मिलता है, मेरे को चाय बनानी थी और चाय बनाने के लिए मुझे कितना चीनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितना खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे बताओ। मान लो हमको 60 ग्राम चीनी चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए 60 ग्राम, तो 60 ग्राम चीनी का कीमत बताओ, चीनी का कीमत, कीमत इक्वल टू व्हाट, 60 ग्राम चीनी का कीमत कितना होगा, 8 रुपए का 10 ग्राम चीनी, ठीक है। तो 60 ग्राम चीनी का कीमत कितना,
अरे अकल तो लग जाना चाहिए। हालांकि जैसा भी मैं बताया इकाई के नियम से, ठीक है, वैसे ही लगाओ तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा। आ गया? तुमको 8 क्लास में पढ़ने लग नहीं रहा, समझ गए? 12 क्लास में कितना आ? क्या तुम कर रहे हो? 60 ग्राम चीनी का कीमत पूछ रहे, तुम 75 ग्राम का पूछ रहे हो, एकदम गलत। बहुत दिक्कत है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखो क्या आपको मैथ नहीं पढ़ा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका यूज होने वाला है। देख ले, नहीं लगेगा तुमसे, नहीं लगेगा क्यों? तुम लोग क्या कर रहे हो? 8 रुपए का 10 ग्राम, 1 रुपए का कितना? 10/8 होगा। तो फिर कितना रुपए चाहिए? कितना रुपए तो है नहीं हमारे पास, पूछा नहीं क्वेश्चन। अगर 8 रुपए का 10 ग्राम है तो कहता है कि 15 रुपए का कितना होगा, तब ना आप 15 लिखते, 15 रुपए का कितना, लेकिन क्वेश्चन तो 15 ग्राम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज निकालना है, सुन लो ध्यान से सुनो, जो चीज निकालना है उसको इधर रखो, और जो डेटा दिया हुआ है उसको इधर रखो, और दाएं बाएं ऊपर नीचे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें जाकर हम फंस गए, फंसे। अब इसको थोड़ा उल्टा लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 10 ग्राम चीनी का दाम, 10 ग्राम चीनी का दाम कितना है? 8 रुपया। अरे कोई शिकायत हो जाएगा क्या ऐसे लिखूंगा? ऐसा अगर मैं लिखूं कोई शिकायत हो जाएगा? नहीं, 10 ग्राम 8 रुपये, 8 रुपये। बोलो कि 1 ग्राम चीनी का कितना दाम? अरे कुछ नहीं यार, इसको जाकर डिवाइड कर दो, 8 बटे कितना? 10। अब हमें कितने ग्राम चाहिए? 60 ग्राम चाहिए ना। यहाँ पे क्या करो, 60 का कितना? 8/10 गुणे कितना? 60। 0 से 0 प्यारे करके आए कितने? 8 छक 48। इस चीज में क्या 48? 48 रुपए, 48 रुपए का आंसर है किसका? हाँ चलो, एक का तो सही हुआ, कॉपी करो। हो गया? नहीं, ऐसा रोज एक दो क्वेश्चन करना पड़ेगा तब जाकर समझ में, ठीक है? ये 8 क्लास का क्वेश्चन है, 6 क्लास का क्वेश्चन है। आजकल तो इंग्लिश मीडियम वाला एलकेजी यूकेजी में सब पढ़ लगे हैं। हाँ सही बता रहा हूँ। मिटाए क्या? ठीक है, अब थोड़ा हम लोग 12 बन रहा है, बहुत पढ़ ली एलकेजी यूकेजी, थोड़ा 12 का जो कि आपको बोर्ड में एकदम मतलब मिलता ही मिलता है वैसा क्वेश्चन। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, मैं क्वेश्चन ही बोलता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? तो -1.6 × 10⁻⁹
है। ठीक है, तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? अब हम निकाल कर देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट न्यूटन लॉ लगा के जाओ, निकल चला जाता है। कोई ट्राई करो, एकदम हाथ पांव सूत्र है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। ठीक है, बोलता है कि एक कूलम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? देखो माइनस 6 और मैंने घुमाया ना 60 ग्राम चीनी वाला, वैसे ही मैं ये कहूंगा कि भाई माइनस को हटा नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन का माइनस प्लस से क्या लेना है, चलो फिर भी रहने दो। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, बोलो ऐसा लो, इतना कूलम का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। ये माइनस लगाना तो माइनस भी लगा दो। ठीक है, हालांकि आगे चल के हमको संख्या चाहिए, तो क्योंकि संख्या काउंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कहेंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट, वैसे तो क्या -10 तो नहीं कर सकते ना, कहेंगे तो 10 है, 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे। तो संख्या कभी भी काउंटिंग गिनती कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए नेगेटिव हटा सकते। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का मतलब क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये चीज अलग से देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि 1 कूलम का मतलब क्या है? बोलो कैसे करेंगे? बस 1/, ये वाला चीज 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कूलम तो रख दिया है, जैसे बोलते थे ना कि 8 रुपए का, 8 रुपए बराबर इतना, 1 रुपए कितना, इतना कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन। सही बात है, 100% श्योर हो रहे हो? अभी भी मुझे नहीं आया, इसको सॉल्व कर लोगे क्या? इसको सॉल्व हो जाएगा, ये वाला सॉल्व करोगे इसका आंसर? नहीं, देखो मैं करता हूँ, इसको सॉल्व करो तो इक्वल टू, अगर 10⁻⁻19 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। इसको हम एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻19 हो गया, प्लस लिखो तो भी कोई शिकायत नहीं है, और ना लिखो तो भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, 10⁻19 डिवाइडेड बाय कितना? 1.6, इतना इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, इतना लिखो। इसको और सिंपलीफाई करना है, सरलीकृत करना है, कैसे करेंगे? तो 10⁻19 को यदि मैं ऐसे कहूँ कि भाई 10 पूरे कर लेते हैं, मान लो 10 पूरे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे, 10⁻18 लिख सकते हैं क्या? बोलो, अरे यहाँ वाला 1 और यहाँ वाला 1 कितना हो जाएगा? 18 और 1 19 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं ऐसा। डिवाइडेड बाय कितना? 1.6। ठीक है, हमारे पास ज्यादा नहीं है तो नहीं देते हैं, ज्यादा नहीं होने देते। अब देखो कि इक्वल टू कितना है, ये जो 10 है और 16 है, इसको बराबर करेंगे, देखते हैं ना पॉइंट है, 1 बनता है तो इसके बदले में 0 बैठा देते हैं। बराबर, तो ये कितना है? 100/16 गुणे कितना? 10⁻18। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 16 छक 96, बचा कितना? 4, और 4 जब पॉइंट बैठाएंगे तो जाएगा कितना? 40, और 16 को पढ़ा 2 बार में, 16 दूनी 16 किया 40 से अधिक हो गया, बैक में आ जाएंगे, 16 दूनी 32, फिर कितना आया?
40 में से 32 गया 8 80 एक पॉइंट बनेगा तो 16 25 इंटू 10 टू पावर एकदम समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या करें इतना छोटे क्लास का है तो आप यही सब बदनाम हो जाएगा। वो ये सुनो तो ये तो 2-3 क्लास पढ़ाया जाता था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप तो कर सकते हो कॉपी तो करो तो कर सकते हो लेकिन धीरे धीरे माइंड में करना सीखो। माइंड में करना सीखो ये नहीं कर सकते तुम लोग कर सकते हो ना। भारत में ऐसे 16 छक 96 बचा कितना 4 पॉइंट बैठा हो जाता है 40 16 दूनी 32 32 और 8 होता है 40 80 16 25 80 इंटू 10 और 18 ये सारा इतने ही एक कूलम में एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ना समझ में आया हो तो बोलो मैं फिर से बताऊं। फिर से बताएं वाह गुड। देखो मैंने कहा कि न्यूटन लॉ ये कई लॉ को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके पहले तो चीनी वाला रुपए पेंसिल वाला यूज किए इसीलिए यूज किए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर किया जा सके। कुछ नहीं अब तक तो इतना जान गए हो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 9 कूलम। कोई दिक्कत तो है तो इतना कूलम इक्वल टू अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को कोई शिकायत है नहीं है कोई शिकायत नहीं है। इतना कूलम इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन तो बोलो कि एक कूलम बराबर कितना। हमने कहा कि इधर जो कुछ भी संख्या दिख रहा है उसको जाकर डिवाइड करना है। अरे जाकर देखो यार 8 रुपए वाले में तो चीनी वाले में देखो ठीक है। इसको क्या करना है इधर जो कुछ भी है उसको जाकर यहाँ पे डिवाइड करना है एक किलो निकल जाएगा। इधर था क्या यही था ना 1.6 into 10 to the power कितना माइनस 19 इसको क्या कर दिए डिवाइड कर दिए 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 सही है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। पहली बार जिंदगी में मिल रहा है थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही है कोई टेंशन नहीं है। 10 to the power minus 19 है किसमें हर में है इसको अंश में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस तो 10 to the power 19 डिवाइडेड बाय 1.6 कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 1.6 को आप हम कैसे लिख सकते हैं 1.6 को चाहो तो यहाँ पे 10/16 लिख सकते थे ना 10/16 लिख सकते थे लेकिन हमने क्या वैसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आपको जैसे मर्जी वैसे करो। मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है ये हमसे याद रखना मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है। सभी सब्जेक्ट झूठ बोल सकते हैं मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है। आप चाहो वैसे ही कर सकते थे। मैंने क्या किया अपने सुविधा के लिए 10 to the power 19 को हम 10 to the power 18 के रूप में लिख सकते हैं क्या जान हाँ ठीक है। देखो अगर हम 10 यहीं से दिक्कत आया ना यहीं से दिक्कत आया ठीक है। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहते हैं उठा लो 1.6 को क्या करोगे 1.6 को 10/16 लिख सकते हो क्या 10/16 को 10 to the power 19 कोई दिक्कत है नहीं है। 10/16 को फिर भागा दोगे तो 10/16 को जो भागा दोगे पहले ही 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा सही बात है 0.625 आएगा। मैं वैसे भी करके दिखा सकता हूँ देखो 10/16 में कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि 1.6 था तो ऊपर हमने क्या कर दिया 10 तो 10 जीरो लगाने जाते हैं ठीक है। अब 10/16 से क्या करोगे भागा देकर देखो आएगा आपका 0.625 into 10 to the power 19 10 to the power 19 आया क्या आया आएगा नहीं आएगा अरे डिवाइड करके देख लो यार 16 भाग में पाया 0 फिर हम 0 कर दिए 100 आया 1696 फिर 32 2 5 ऐसा आ गया। ये तो कर सकते हो ऐसे करो 10/16 भागा निकालो 10/16 का भागा निकालो
आ गया है ना? अब आप एग्जाम में चाहे तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में चाहो तो इसी को आंसर लिख सकते हो कि नहीं इतना आंसर है। लेकिन इन जनरल होता क्या है कि साइंटिफिक मैनर में, ठीक है, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक संकेतन है उसमें 0 पॉइंट ऐसे रखने नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या लिखा जाता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट होना चाहिए 6.25 ऐसे लिखा जाता है। आप इतना जान लेना कि पॉइंट को अगर राइट हैंड साइड में इधर इधर दौड़ाओगे यहाँ का पावर घटता है, ठीक है। पॉइंट को अगर आप दाहिने साइड में दौड़ाओगे, जितना संख्या इधर दौड़ाओगे तो पावर क्या होगा, घटेगा। अगर इस पॉइंट को इधर लेकर जाओगे तो यहाँ पे पावर बढ़ेगा। अब बोलो कि अगर मुझे ये लिखना है कि 6.25, बोलो कि यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगा, एक संख्या हम दौड़ाए हैं तो घटेगा, कितना हो जाएगा 18। ये भी आपका आंसर सही है। मान लो कि हमको इच्छा हो रहा है कि हम 6 पॉइंट ना लिखे, हम 62 पॉइंट लिखना चाहें, तब क्या करेंगे, देखो 62.5 पॉइंट को कहाँ दौड़ाना है, पॉइंट यहाँ था, 1 2 स्टेप आगे लेकर गए, तब क्या हो जाएगा, दो संख्या घट जाएगा 90 में, सही बात है। तो 90 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 70। पता है, तो सब के सब आंसर सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बेहतरीन कौन सा है, बीच वाला। वैज्ञानिक संकेतन में इस तरह से लिखा जाता है, ये आंसर ज्यादा बेहतर है। अब समझ में आया, ये घटाने बढ़ाने वाला दिक्कत हो ही रहा है, क्यों, कैसे घट बढ़ रहा है तो थोड़ा चलो धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा। वो एक ही दिन ज़्यादा नया नया चीज़ आ जाएगा तो बाउंस कर देगा दिमाग में, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। हो गया, मिटा दो क्या, बोर्ड आप लोग के लिए बहुत छोटा दिख रहा है क्या, थोड़ा लग रहा है ना, वो कैमरा की वजह से है। अब वीडियो में देखोगे तो नहीं छोटा दिखेगा। अभी इधर पढ़ा रहा तो व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहा है, बोर्ड का वैसा और बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जल्दी भर जा रहा है, इससे कम से कम 3 गुना होना चाहिए, नहीं क्या, इसका कम से कम 3 गुना होना चाहिए। एक ऐसा ग्रीन बोर्ड मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। कॉपी कर लिए, हटा दें, क्वेश्चन क्या था, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पूछना था, ठीक है। कल एक फॉर्मूला सा लिखा है, Q इक्वल टू NE, डिफाइंड है, जहां पर कि Q क्या है, Q जो है कि आवेश है, Q है आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यस संख्या है इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये है ना।
एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। एक कूलम क्या है, चार्ज है दिया हुआ है। तो क्यू के जगह पे इस क्वेश्चन के मुताबिक और इस फार्मूले के मुताबिक चले तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ है Q इक्वल टू 1 कूलम, N इक्वल टू पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज हम जानते हैं कितना, -1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, कूलम। अब क्या कर दोगे, Q हमें 1 कूलम दिया हुआ है, N हमसे पूछा जा रहा है कितनी संख्या है, और इलेक्ट्रॉन पर दुनिया जानता है कि 1.6 × 10⁻⁹ होता है। इसको फार्मूले में डाल दो, डालेंगे तो Q इक्वल कितना आता है, 1 कूलम इक्वल टू N हमसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ पे माइनस से छोड़ दिए, छोटी संख्या की बात कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है, ये ऐसा हो गया। बोलो कि यही n हमको चाहिए, क्या यही n चाहिए, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आता है, 6.25 × 10⁻18 यही आंसर आ गया। तो चाहे तो आप ऐसे करो, चाहो तो यूनिटरी लॉ से करो। शुरुआत में ये आसान लग रहा होगा, ये बोलो, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए वो आसान है, ठीक है, पहला वाला आसान है। इसमें जो डिफिकल्ट तरीका था उसको पहले बताया और आसान तरीका बाद में। ठीक है, निकालो ये तो मेरा है। एक क्वेश्चन और इसी में किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर उस वस्तु किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर या निकालने से जो भी कहो, उस वस्तु पर कितना आवेश आएगा, ठीक है, कितना आवेश आएगा या कितना आवेश उपस्थित होगा, कुछ भी लिखो जो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। एक बॉडी है, एक बॉडी से हमने 100 इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल दिया। एक बॉडी है, उससे हमने क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल दिया। मैं पूछ रहा हूँ उस बॉडी पर कितने कूलम चार्ज आ जाएंगे, निकाल सकते हो, एकदम निकाल।
एक वस्तु है उससे 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो उसमें बताओ कि पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 50% तो आप यही सही कर दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो 50% सही होगा कि हम पॉजिटिव वाला जो दिखेगा उसको आंसर क्लिक करना है। कभी राम का नाम लेके कभी श्याम का नाम लेके शायद काम हो जाए, ठीक है। अब बाकी काम करो कितना चार्ज आएगा, थोड़ा कोशिश कर लो, इसके बाद में बताओ। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रहा है? नहीं। देखो 100 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा, 100 इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वही चार्ज उसमें उपस्थित हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म हो गया सर, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना, तो 100 पे कितना, उतना ही 100 होगा, नहीं कैसा होगा, उतना ही 100 होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 100 होगा, ठीक है। मतलब कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉडी पे उस वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 100 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, सही है क्या? 100 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज आएंगे उसी चार्ज के बराबर उस वस्तु पे चार्ज आएगा पॉजिटिव के फॉर्म में, धनात्मक के फॉर्म में, सही है। या फिर उतना टेंशन शुरू है, सबसे अच्छा अभी फिलहाल छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा फार्मूला एकदम क्यूट सा, Q = me, बोलिए सर क्या है, Q = me। तो Q = me में हमें क्या चाहिए, आवेश ही चाहिए ना, तो Q चाहिए, M = कितना है, बोलो कितना है, 100, 100 कर लो, और E = कितना, E = 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, सही है। बोलो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लो, कितना तो कम कर लो, थोड़ा मल्टीप्लाई। क्या हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अरे कहाँ से मैं पेन पेपर लेकर चल जाते हैं, देखो कुछ करना नहीं है, 100 को क्या लिखो भाई, 100 को 10 का स्क्वायर लिखो तो कोई सीधा चलेगा, into 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -90 कूलम, ठीक है। अगर 10 के पावर 2 है, 10 के पावर -19 है, दोनों एक में चिपकेंगे तो जुड़ता है क्या, जुड़ता है, तो क्या लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -19, यहाँ पे प्लस ही ना है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, तो +2, -19 में से 2 क्या होगा, वाह 7th क्लास पढ़ के आए थे, 6th क्लास,
कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17। और तुम लोग कुछ बोलो, बाकी लोग बोलो। प्लस माइनस माइनस का है ना। हाँ कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अरे माइनस 19 से 2 घटाने दे जाना है, कितना आएगा 17 आएगा, प्लस 17 आएगा, माइनस 17 आएगा, क्या आएगा 17 आएगा। तुम बोलो माइनस 17 आएगा, माइनस 17। अरे यार जो बड़ा है ना वो उसका साइन लेके आएगा ना। अब इसको पढ़ाएं एक दो क्लास होगा। माइनस 19 में से 2 घटाना है, माइनस 19 और 2 जोड़ना है, ये नहीं जोड़ पा रहे हो। अरे तो 17 से बताया था ना, माइनस 17 को माइनस 19 में 2 जाएगा तो माइनस 19, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है आंसर, कोई प्रश्न नहीं है। किसको नहीं समझ में आया, तो छोटा सा फार्मूला। अब देखो कि पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। हो गया, तो हम लोग सिर्फ चैप्टर की शुरुआत किए। चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। सिर्फ क्षेत्र लिखकर एनसीईआरटी वालों ने अच्छा नहीं किया है, वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए था, ठीक है। वैद्युत आवेश 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश का प्रॉपर्टी में पढ़ा, एक योगात्मक मतलब उसको जोड़ा घटाया जा सकता है, दूसरा संरक्षण मतलब कि आवेश कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हो, चाहे इस बॉडी पे रहेगा या उस बॉडी पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जिंदा रहेगा, समाप्त 100% कभी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है क्वांटिनाइज्ड। क्वांटिनाइज्ड का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज डाल रहे हैं, तो चार्ज जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज के पूर्ण गुणनफल होगा, मतलब कि 1e 2e 3e 4e के रूप में होगा। ऐसा नहीं हुआ कि कभी 1.5 हो जाए, कभी 2.7 बात क्लियर हुआ। एक 3 क्वांटिटी पर है, क्वांटिनाइजेशन में एक यही फार्मूला था q प्लस माइनस ne। हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैं प्लस माइनस लिखूंगा नहीं, क्योंकि लॉजिक से निकालो कि पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलत होगा। तो q ne क्या अगर थ्योरेटिकली कहो तो प्लस माइनस ne, ठीक है। इस पे हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखे। अगला क्या पढ़ना है हमको, कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ में सिर्फ इतना बता दो, कूलम्ब लॉ क्या चीज के बारे में कहता है, क्या निकालने के लिए होता है। कल मैं बताया कूलम्ब लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या चीज के बारे में बोलता है, क्या बोलता है, तुम्हें पढ़ाया नहीं, क्या निकालने के लिए होता है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ चार्ज और चार्ज मतलब आवेश और आवेश के बीच कोई ना कोई फोर्स लगता है, बल लगता है, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कौन निकालने सिखाएगा, कूलम्ब। दो चार्ज वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को निकालने का फार्मूला कौन दिया, कूलम्ब साहब ने दिया, ठीक है। मैं फिर से पूछूंगा तब भाई कूलम्ब किस बात के लिए आए, इसलिए जाने जाते हैं, आपको याद करके बताना है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को निकालने के लिए फार्मूला दिया है। अगर ये चीज पता हो गया, आगे हम लोग फार्मूला भी जान लेंगे, उनका रिसर्च कैसा है, रिसर्च भी जानेंगे। रिसर्च जब आपको सुनाएंगे जब समझ में आता है, ठीक है, आपको मजा आएगा कि कोई भी
सोच चाहे कुछ भी हो उसको हम मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके पास एक अपना सोच था, उस सोच को धीरे धीरे मैथ में कन्वर्ट कर दिया। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वही सेम एक्सपेरिमेंट न्यूटन साहब का था। गुरुत्वाकर्षण सूत्र पढ़े इलेवेंथ में? गुरुत्वाकर्षण में एक फॉर्मूला था एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी बड़ा वाला जी m1 m2 बाय कुछ याद नहीं है भाई आर स्क्वायर, ठीक है, या आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला था, इसी फार्मूला के बहुत हद तक सिमिलर, लगभग 99% सिमिलर कूलम्ब भी कहेगा। कूलम्ब का फार्मूला ये है, जितना मतलब कल मैं बताऊंगा देखिए। कूलम्ब का फार्मूला आएगा एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू के q1 q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी k का वैल्यू कितना होगा सिर्फ देख लो, इतना नहीं। k इक्वल टू कितना होता है 9 × 10⁻9, इधर जो भी है, ठीक है। k का दूसरा वैल्यू भी आता है 1/4πε या ε0, ठीक है, 1/4πε0। यही इस फार्मूला कहाँ से पढ़ा हुआ, ठीक है। k कहाँ से आया, ये एप्सिलॉन क्या चीज है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन n एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये सब का जिक्र हम लोग क्या करेंगे अगले दिन करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻²। अभी देखो जैसे कि a का वैल्यू हमने लिखा, a का वैल्यू सही लिखा है 9 × 10⁻9, ठीक है, 9 × 10⁻9। लेकिन हम इधर यूनिट डायमेंशन नहीं लिख पाए, सही बात है। यूनिट डायमेंशन ऐसे आप भी नहीं लिख पाओगे, लेकिन मैं बताऊंगा बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखो कैसे, ये फार्मूला हमको पता है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। लेकिन हमें कोई याद नहीं था, अगर याद होता तो उसी फ्लो में लिख देता, मैं इस फार्मूले को देखते ही कर दिया, ठीक है। तो वो सब सीखना है, यूनिट डायमेंशन मात्रा और परिमाण जो है वो सीखना है, सीधा, ठीक है। ये लंबी चौड़ी कहानी से पड़ेगी। जैसे ये क्या है एप्सिलॉन, हम्म 8.85 × 10⁻², पॉइंट नहीं है क्या 8.85 इतना तो नहीं दिख रहा, तो मान लो ठीक है। अब किताब से हम थोड़ी रहेगा, किताब में अगर दे रखा है 8.85 तो बता दिया हम तो पूछ सकते हैं, ठीक है। 8.85 k का वैल्यू इतना, सबका मात्रक, देखो मात्रक पूछा जाएगा एग्जाम में, डायमेंशन पूछा जाएगा, विमीय सूत्र, ये तो 11 में पढ़ा था, लेकिन लोग पढ़े हो थोड़ा थोड़ा वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस करें, ओके गुड।